डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 59। अखंड ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें लेने कल मैं खुद आऊंगा, ओके? और खाने का ख्याल रखना, भूखे बिल्कुल नहीं रहना और जाकर तुरंत कपड़े बदल लेना क्योंकि बाहर के कपड़ों में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। फिर जो डॉक्टर ने मेडिसिन रिकमेंड की है उसे वक्त पर खाना, ओके? कृतिका ने उसकी आंखों ने कुछ देखा जो उसने आज तक नहीं देखा था। एक फिक्र, प्यार। उसने गर्दन हाँ में हिला दी। तभी अखंड के दिमाग में एकदम से कुछ आया। उसने उसे देखा, फिर कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए वो भागते हुए अपने कमरे में आया। जब वो लौटा तो 5 मिनट गुजर गए थे, लेकिन उसके हाथ में इस बार कुछ था जिसने कृतिका के साथ साथ सबको हैरान कर दिया था। सबकी नज़रें अखंड के हाथ की तरफ थी, जहां पर उसके हाथ में इस वक्त एक पॉलीबैग था। और उस पॉलीबैग में क्या था वह नहीं जानते थे। अखंड उस पॉलीबैग में क्या ला रहा था। लेकिन कृतिका को अपनी धड़कनें तेज होती हुई महसूस हुई। उसने इंतहाई नज़रों से सामने की तरफ देखा जहां पर अखंड मुस्कुराते हुए आ रहा था और दूसरे ही लम्हे अखंड उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। अखंड ने अपने हाथ में पड़े हुए उसे पॉली बैग को खोला और फिर उसमें से एक बॉक्स निकाली और इसके साथ ही साथ उसने उस बॉक्स को कृतिका की तरफ बढ़ा दिया। कृतिका की आंखें उस बॉक्स को देखकर बिल्कुल फटी की फटी रह गई। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले ही लम्हे अखंड ने कहा, छोटी गिलहरी, ये तुम्हारे लिए है, मैंने अपना नंबर इसमें सेव कर दिया है, तुम वहां जाकर मुझे कॉल करना, ओके? उसने जैसे कुछ बताने वाले अंदाज में कहा और कृतिका ने बस नासमझी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी रुद्राक्ष ने कहा, कृति चलो यार, लेट हो रहा है। और यह सुनते ही कृतिका तुरंत उसकी तरफ पलटी और उस मोबाइल फोन के बॉक्स को अपने हाथ में लिए हुए ही सीधा गाड़ी में जा बैठी। अखंड एक लम्हे के लिए उस गाड़ी में बैठता हुआ देखता रहा। उसने कुछ कहा नहीं और कृतिका अगले ही लम्हे गाड़ी में बैठी और गाड़ी सीधा वहां से निकल गई है। अखंड उस गाड़ी को खुद से दूर जाता हुआ बस देखता रहा। उसके चेहरे की आए हुए वह मुस्कुराहट पल भर में गायब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ यूरोप एम्स हॉस्पिटल। आहान इस वक्त एक वार्ड के अंदर बैठा हुआ था और उसकी आंखों का नजारा इस वक्त बेहद खौफ भरा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह आज पूरे 13 से 14 साल के बाद अपनी मां को अपनी नज़रों के सामने देख रहा था, जो उस हॉस्पिटल बेड में अधमरे हालत में पड़ी हुई थी। उसकी मां अधमरे हालत में थी। उसने झुककर उन्हें अपने गले से लगाया और फिर रोते हुए कहा, माता, आपको मालूम है इन पिछले 13 से 14 सालों में मैंने आपको कितना मिस किया। आपके बिना आपका ये छोटा सा आह्वान कितना तड़पा है। माँ सा, आप प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप अपने आह्वान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ सा, आपका आह्वान आपके बिना नहीं रह सकता। आपके आह्वान को आपकी बहुत ज़रूरत है माँ सा, उसने तड़पते हुए कहा। और तभी वार्ड के अंदर डॉक्टर आए। डॉक्टर ने आह्वान को इस तरह देखा तो उसने तुरंत कहा, मिस्टर आह्वान, थोड़ा दूर रहिए पेशेंट से, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। ये सुन आहान ने उनसे अपनी दूरी बनाई और फिर डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर, मेरी मासा को कब तक डिस्चार्ज मिलेगा? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। वही उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने आगे बढ़कर रवीना जी को चेक करते हुए कहा, इन्हीं 2 दिनों में हम डिस्चार्ज दे देंगे। आप 2 दिनों के बाद यहाँ से इन्हें ले जा सकते हैं। आहान ने हिलाई। तभी डॉक्टर ने कहा, मिस्टर आहान, अब हमें इनका ट्रीटमेंट करना है, प्लीज़ आप केबिन से बाहर जाए। आहान ने गर्दन हिलाई और वह केबिन से बाहर चला गया। लेकिन अभी भी इस वक्त उसे अपना दिल किसी समंदर में डूबकर उभरा हुआ महसूस हो रहा था। उसे इस वक्त टूटकर अपनी माँ सा याद आ रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वह चिल्ला चिल्ला कर रो पड़े। उसने आज बहुत दिनों के बाद अपनी माँ सा को देखा था और माँ बाप को खोने का दुख क्या होता है यह उन भाई बहनों से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। उसने छोटी सी उम्र में अपनी माँ बाप दोनों को खाया था। वह भारी कदमों के साथ अस्पताल के वार्ड से सीधा कॉरिडोर एरिया से होते हुए बाहर की तरफ जा रहा था। उसकी आंखें अभी भीगी हुई थी। वह चाहे खुद को जितना इस वक्त टूटने से रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन वह जानता था कि वह इस पल टूट चुका है। वह खुद को टूटने से नहीं रोक सकता। वह लड़खड़ाते हुए उन्हीं भारी कदमों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और इस पल उसके कानों में जैसे किसी ने धमाका कर दिया था, मिस आहिरा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, फाइनली आप आ गई, चलिए अंदर। आह्वान के कदम इस आवाज को सुनकर रुक गए। उसने एकदम से सामने की तरफ देखा और दूसरी ही पल उसकी सांस उसके हलक में अटक गई। वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। इस वक्त डॉक्टर का चेहरा उसकी तरफ था और वह लड़की जो व्हील चेयर पर थी उसकी पीठ उसकी तरफ थी।
और किसी मिडल एज औरत ने उस लड़की के व्हीलचेयर को पकड़ा हुआ था जो उसके व्हीलचेयर को सरकाते हुए उस केबिन के अंदर ले जा रही थी जहां डॉक्टर उसे आने को कह रही थी। पता नहीं क्यों अहान को एकदम से सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उसे वहां की फिजाओं में घुटन का एहसास होने लगा था। वह समझ नहीं सका कि अभी अभी उसके कानों ने जिस नाम को सुना क्या ये वही नाम था, क्या यह अहिरा थी। और उसकी नमी इस बार बढ़ गई। उसका भारी दिल और भारी हो गया। उसने एकदम से खुद में ही अपनी गर्दन हिलाए और खुद में ही तसल्ली देते हुए कहा, नो नंबनाई क्राई बेबी हो ही नहीं सकती। वह व्हीलचेयर पर कैसे आएगी? यह मेरा वहम है। दुनिया में अहिरा नाम के लोग हजारों होंगे। अब यह जरूरी तो नहीं कि वह हजारों लोग क्राई बेबी ही हो। उद्धरण चिन्ह। उसने जैसे खुद को तसल्ली दिया और अपने कदमों को आगे की तरह बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही वह उस वार्ड के करीब पहुंचा अचानक से उसके कदम एक बार फिर से जंजीर बन गए। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके उस वार्ड को देखा और एक गहरी सांस भरी। वह क्राई बेबी नहीं थी क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था तो वह बिल्कुल परफेक्ट थी और अचानक से उसकी कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती। यह मेरा वहम है। वह कोई दूसरी अहिरा थी। वह क्राई बेबी नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। तसल्ली उसने खुद को दी और फिर वह सीधा वहां से तेज कदमों के साथ निकल गया। वहीं वार्ड के अंदर, मिस अहिरा आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, डॉक्टर ने काफी चहकती हुई आवाज में अपने सामने बैठी उस व्हीलचेयर की लड़की से कहा, जिसे सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसने हल्की उदासी के साथ कहा, मेरी जिंदगी ने जब मुझसे सब कुछ छीन लिया तब आप मुझे ये खुशखबरी सुना रही है। वैसे बताइए क्या खुशखबरी है? उद्धरण चिन्ह। उसने जैसे अपने दर्द के अंबार को छोड़ा था। डॉक्टर एक लम्हे के लिए उसका चेहरा देखती रही और दूसरी ही पल उन्होंने एक बार फिर से मुस्कुरा कर कहा, अहिरा तुम ऑब्जर्व कर रही हो इस बार रिपोर्ट्स हल्के पॉजिटिव है, पूरे तो नहीं लेकिन 10% पॉजिटिव है। पहले चांसेस तुम्हारे 99% ठीक होने के नहीं थे लेकिन अब तुम्हारे चांसेस 10% ठीक होने के हैं और 90%। डॉक्टर अगले ही लम्हे अहिरा ने उनकी बात को काट कर कहा। डॉक्टर एक लम्हे के लिए चुप होकर उसे देखती रही और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, अहिरा 1% से तुम 10% पर आ गई हो। सपोज करो अगर तुम्हारे रिजल्ट पॉजिटिव होते रहे तो तुम 100% में भी पहुंच जाओगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और प्रे करो, क्योंकि तुमने सुना है ना कुछ पलों में दावों के साथ दुआएं भी काम करती है और इस वक्त तुम्हारा यही हाल है। तुम्हें इस वक्त दुआओं की जरूरत है अहिरा। ये सुन अहिरा एक पल के लिए खामोश रही लेकिन दूसरी ही पल उसने एक अजीब सी कशिश के साथ कहा, डॉक्टर के जिस इंसान को दिन रात बद्दुआएं मिलती हो वह इंसान कभी दुआ के काबिल हो सकता है क्या? जो इंसान किसी के दिल को तोड़ता हो, किसी को तड़पता हो, वह दुआओं के काबिल हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। और यह कहते वक्त उसे बेहद अहान की याद आई थी। वो जानती थी उसके और आह्वान के दूर होने में अहान की कोई गलती नहीं है क्योंकि आह्वान ने अपनी तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश की थी उससे मिलने की, लेकिन उसने उसकी हर एक कोशिश को जैसे चकनाचूर कर दिया था। डॉक्टर एक लम्हे के लिए उसकी बात सुनती रही। वह लाजवाब हो चुकी थी। उसके पास जवाब नहीं था और इस बार उसने उसे गौर से देखकर कहा, आई डोंट नो अहिरा तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? लेकिन इतना तो मैं जरूर जानती हूँ कि लोग जानबूझकर किसी का दिल नहीं तोड़ते। अगर तुमने किसी का दिल तोड़ा है तो वह तुम्हारी मजबूरी थी और उसे मजबूरी को ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला तुम्हें समझेगा तो फिक्र मत करो। अहिरा ने कुछ नहीं कहा और बस उसने हौले से मरीना को देखा और फिर कहा, मरीना अब हमें घर चलना चाहिए। मरीना ने हाँ में गर्दन हिला दी और कुछ ही देर में अहिरा को लेकर मरीना सीधा वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ कृतिका जैसे ही अग्रवाल हाउस पहुंची वैसे ही अमिताभ जी ने आगे बढ़ाकर उसे झटके से अपने गले लगाया और फिर तड़पती आवाज में पूछा, कृति मेरी बच्ची कैसी है आप वहां? आपको कोई तकलीफ तो नहीं? सब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। उनकी तड़पती आवाज सुनकर एक पल के लिए कृतिका चुप रही और फिर दूसरी ही पल उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाना सा सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। हुकुम सब बदल चुके हैं, वह अब हमसे बहुत प्यार करते हैं, वह अब हमें खुश रखते हैं, उसने कहा। इसके जवाब में अमिताभ जी ने कुछ पल रुक कर कहा, आप सच कह रही है ना? देखिए कृति अब हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। आपने ऑलरेडी पहले ही बहुत तकलीफ झेल ली है, अब आप तकलीफ के काबिल नहीं है। आपको खुशी चाहिए, आप अब खुशियां डिजर्व करती हैं। इसके जवाब में कृतिका ने कुछ पल रुककर उनके गले लगते हुए जवाब दिया, दादा सा हम सच कह रहे हैं, हुकुम सा बहुत बदल गए हैं, बहुत ज्यादा, और हमें ये बदले हुए हुकुम साहब बेहद पसंद आए हैं। अमिताभ जी ने कुछ सोचकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वहीं अलका जी ने आगे बढ़कर कियारा को गले लगाया और फिर हल्की भीगी आवाज में कहा, कियारा आपने और अहान ने मिलकर जो किया है हम उसके लिए आपको माफ नहीं करेंगी क्योंकि आप हमारी औलाद थी, हमारी ख्वाहिश थी आपकी शादी को लेकर, लेकिन आपने हमारी सारी ख्वाहिशों को तोड़ दिया।
ये सुनते ही कियारा की गर्दन झुक गई। उसने झुकी गर्दन के साथ बिल्कुल धीरे से जवाब दिया, माँ सा मैं चाहती थी कि बस हुकुम सा से कृति की शादी हो जाए और इसीलिए मैंने ये किया और मुझे मिस्टर आह्वान से प्यार था, मैं उनसे ऐसे भी शादी करना चाहती थी। उसने कहा कि तभी अमिताभ जी की आवाज़ सभी के कानों में पड़ी, चले जो हो गया सो हो गया, अब हमारे पास आए और हमारे गले लगे, भाई हमारे गले नहीं लगी है अब तक। ये सुनते ही कियारा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई कि फाइनली अमिताभ जी ने उसे माफ़ कर दिया है। वह आगे बढ़ी और झटके से वह अमिताभ जी के गले लग गई और उसने बिल्कुल कहा, थैंक यू सो मच नाना सा, थैंक यू सो मच। जिस पर अमिताभ जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए भाई जी, आपने अपनी शादी के खर्चे हमसे बचवा लिया। उन्होंने हंसते हुए हंसकर कहा, जिस पर दूसरे ही लम्हे कियारा ने उन्हें घूर कर देखा और फिर उनके सीने से लगकर मुंह फुलाते हुए कहा, नाना जी आप बहुत बुरे हैं, ऐसा भी कोई मजाक करता है भला। एपिसोड 60। कियारा की गर्दन झुक गई। उसने झुकी गर्दन के साथ बिल्कुल धीरे से जवाब दिया, माँ सा मैं चाहती थी कि बस हुकुम सा से कृति की शादी हो जाए और इसीलिए मैंने ये किया और मुझे मिस्टर आह्वान से प्यार था, मैं उनसे ऐसे भी शादी करना चाहती थी। उसने कहा कि तभी अमिताभ जी की आवाज़ सभी के कानों में पड़ी, चले जो हो गया सो हो गया, अब हमारे पास आए और हमारे गले लगे, भाई हमारे गले नहीं लगी है अब तक। ये सुनते ही कियारा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई कि फाइनली अमिताभ जी ने उसे माफ़ कर दिया है। वह आगे बढ़ी और झटके से वह अमिताभ जी के गले लग गई और उसने बिल्कुल कहा, थैंक यू सो मच नाना सा, थैंक यू सो मच। जिस पर अमिताभ जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए भाई जी, आपने अपनी शादी के खर्चे हमसे बचवा लिया। उन्होंने हंसते हुए हंसकर कहा, जिस पर दूसरे ही लम्हे कियारा ने उन्हें घूर कर देखा और फिर उनके सीने से लगकर मुंह फुलाते हुए कहा, नाना जी आप बहुत बुरे हैं, ऐसा भी कोई मजाक करता है भला। ये सुन अमिताभ जी हंसे और फिर उसके गालों को सहलाते हुए प्यार से बोले, अरे मैं सच कह रहा हूँ, आखिर आपने आह्वान से अपनी मर्जी से शादी कर ली, तभी ना मेरे पैसे बच गए। इस बार कियारा ने खा जाने वाली नज़रों से उन्हें देखा तो वो हंसते हुए चुप हो गए। वहीं दूसरी तरफ आह्वान की गाड़ी राजपूत पैलेस के पार्किंग एरिया में रुकी। वो गाड़ी से उतरा फिर सीधा पैलेस के अंदर जाने लगा। पता नहीं क्यों पैलेस में कदम रखते वक्त उसकी धड़कनें तेज थी। वो तेज धड़कनों के साथ आगे बढ़ रहा था। गार्ड ने दरवाजा खोला और उसने अपने कदम अंदर रख दिए। इसके साथ ही साथ उसकी नज़र लिविंग में गई जहां पहले से ही शिविका की उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी तरफ बढ़ते हुए तुरंत बोली, आह्वान आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा थी। ये सुन आह्वान मुस्कुराया और उसने आगे बढ़कर उनके पैर छुआ, जिसके साथ ही शिविका जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वैसे हमने आपकी शादी के बारे में सुना, बहुत बहुत बधाई हो। ये सुन आह्वान मुस्कुरा दिया, फिर सीधा खड़ा होता हुआ उनकी तरफ अपने हाथ में पकड़े मिठाई के डिब्बे से एक मिठाई निकाल उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और इसी खुशी में मैं आपका मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लाया हूँ। शिविका जी ने भी मुस्कुराते हुए मिठाई अपने मुंह में लिया और फिर कहा, अब तो मुझे आपकी पत्नी से मिलने का इंतजार है। ये सुनते ही आह्वान ने तुरंत आसपास देखते हुए कहा, हाँ हाँ आंटी जरूर, पहले मुझे ये बताए अंकल कहाँ है, आहिरा कहाँ है, उन्हें भी ज़रा अपनी शादी का मिठाई खिला ले। ये सुन एक पल के लिए शिविका जी कुछ सोचती रही और दूसरे ही पल उन्होंने एकदम से कहा, अनिल जी ऑफिस से नहीं आए और आहिरा अपने कमरे में आराम कर रही है। ये सुन आह्वान ने गर्दन हिला दी और उसने अपने कदम सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए और एक लम्हे के लिए शिविका जी उसे जाता हुआ देखती रही। आखिर में उन्होंने एक गहरी सांस भरी और सोफे की तरफ आ गई। वही आह्वान जैसे जैसे अपने कदम सीढ़ियों में ऊपर की तरफ बढ़ा रहा था वैसे वैसे उसकी सांसें पता नहीं क्यों अटकती जा रही थीं। आज का काम उसे सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा था। उसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम हीरा को अपनी ही शादी का मिठाई खिलाना लग रहा था। उसने खुद में ही गहरी सांस बाहरी भरी और कहा, ओ कम ऑन अहम, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कोशिश की थी लेकिन उसी ने अपने कदम पीछे ले लिए और अब जब तुम आगे बढ़ गए तो फिर क्यों डर रहे हो। कहते हुए उसने एक बार फिर से अपने कदम बढ़ा दिए और आह्वान कुछ ही देर में आहिरा के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने हौले से बढ़ती धड़कनों के साथ कमरे का दरवाजा नॉक किया तो दरवाजे के उस पार से उसके कानों में फिर वही मीठी मिस्री की आवाज़ सुनाई दी, मरीना अभी मैं सोना चाहती हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आह्वान एक पल के लिए रुक गया लेकिन एक बार फिर उसने दरवाजा नॉक किया और उस बार आहिरा की भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मुझे पता है मरीना दी, आप मुझे दवाइयाँ देने। इससे आगे वो अपनी बात बुरी कर पाती कि उससे पहले ही कमरे का दरवाजा झटके से खुला और आह्वान ने अपने कदमों को कमरे के अंदर रख दिया।
आहिरा की मुंह की आवाज उसके मुंह में ही दब कर रह गई। वो अपनी आंखों को बड़ा किए बस सामने खड़े उस शख्स को देख रही थी जिससे शायद वो जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वही अहान भी एक लम्हे के लिए सांस रोके उसे देख रहा था। उस वक्त बेड में लेटी हुई थी, उसके कमर से निचले हिस्से में बेडशीट फैला हुआ था। वही उसे देख आहिरा एकदम से बेड में उठकर बैठने लगी। आहान आप कब आए? उसने लड़खड़ाते हुए पूछा, जिस पर आहान जिसने अभी तक अपनी पलकें नहीं झपकाई थी उसने अपनी पलकें झपकाए और उसकी तरफ सांस बहाल कर बढ़ते हुए कहा, हाँ मैं बस अभी अभी आया। आहिरा ने कुछ नहीं कहा और वो अपने पैरों में फैले चादर को अच्छे से करके बेड में उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, अच्छा आइए बैठिए। आहान ने बस गर्दन हिलाई और वो उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। आहिरा मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। तभी आहान ने टेबल में मिठाई के डिब्बे को रखा और उससे एक मिठाई निकाल कर सीधा आहिरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुंह मीठा करो, मैंने शादी कर ली। आहिरा एक सांस एक लम्हे के लिए थम गई। उसकी आंखें भीगने लगी थी लेकिन वो जानती थी उसे इस वक्त खुद को काबू में करना है। उसने अपनी नमी को मुस्कुराहट में तब्दील किया और उसके हाथ से अपने मुंह में मिठाई लेते हुए मुस्कुराकर कहा, बढ़ाए हो आहान। आहान ने बस गर्दन हिलाई। कुछ देर तक यूं ही खामोशी फैली रही। इस वक्त दोनों किस तरह एक दूसरे के दिल में पत्थर रखे मिल रहे थे सिर्फ वही जानते थे। आहिरा ने अपनी गर्दन झुकाए और उसी पल उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू के कुछ बूंद लुढ़क कर उसके गालों पर गिर गए और अगले ही लम्हे आहान के देखने से पहले ही उसने उन आंसुओं को अपने हाथों से साफ कर लिया। तभी आहान ने कहा, तुम रॉकी? हाँ, रॉकी से प्यार करती हो ना, कैसा दिखता है वो? तुमने मुझे दिखाया नहीं। आहिरा को बेख्तियार वो दिन याद जिस दिन उसने जानबूझकर आहान को शक दिलवाया था कि वो किसी और से प्यार करने लगी है। और वो दिन याद करते ही अचानक ही उसका दिल एक बार फिर से टूट गया। उसका दिल चाहा वो फुट फुट कर रो पड़े। जिस इंसान में पर अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा हक समझती थी आज वही इंसान किसी और का हो चुका था। जिस आदमी के गले वो किसी दिन में बिना किसी हिचकिचाहट के लग जाया करते थी, आज उसका हाथ पकड़कर उससे दो शब्द वो प्यार से बात करने तक से कतरा रही थी। वही आहान को लगा जैसे उसने कोई ऐसा सवाल कर लिया है जिसका जवाब आहिरा के पास है लेकिन वो देना नहीं चाहती थी। वो हल्का सा उसकी तरफ पलटा और फिर हौले से उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ क्राई बेबी? मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना, तो फिर तुम मुझसे चीजें छुपा क्यों रही हो? तुम मुझे अपने प्यार के बारे में बता सकती हो, मैं उससे मिलने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये सुन आहिरा ने अपनी गर्दन और झुका ली। उसने बिल्कुल धीरे से कहा, उसने मुझे धोखा दिया। आहान ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। उसने बिल्कुल गुस्से से उसे देखा और तेज आवाज में कहा, क्या कहा धोखा दिया उसने? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरी क्राई बेबी को धोखा दिया? मुझे अभी उसके बारे में बताओ, मैं उसकी जान ले लूंगा। कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। वही आहिरा ने जैसे ही उसे इस तरह खड़ा होते देख जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, आहान रिलैक्स, उसकी शादी तय हो गई थी तो बस उसने अपनी फैमिली की बात मानकर शादी कर ली। कहते हुए उसने आहान को फिर से बैठा दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू उसके गालों तक आ गए थे। आहान ने जैसे ही उसे रोता हुआ देखा वैसे ही उसने तुरंत उससे अपना हाथ दूर करते हुए कहा, आहिरा जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी तो पूरी लाइफ है तुम्हारे पास, तुम किसी से भी शादी कर सकती हो। उसने कहा और आहिरा ने किसी बच्चों की तरह अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, अपनी बीवी की फोटो नहीं दिखाएंगे आप? आहान कुछ पल तक उसके बदलते रंगत को देखा और फिर अपने फोन को निकालकर उसमें कुछ देखने लगा। दूसरे ही लम्हे उसने आहिरा की एक पिक निकाली जो शादी की तो नहीं थी लेकिन हाँ वो कॉलेज की थी। उसने तुरंत उसे आहिरा की तरफ किया और कहा, कियारा, ये भाभीसा की कजिन है, मतलब उनकी मौसी की बेटी। आहिरा ने फोटो को देखा और फिर उसने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल आपके काबिल है। उसने कहा और आहान खामोश रहा। अब क्या बताता, वो जिसे खूबसूरत और उसके काबिल बता रही है वो जल्दी ही शायद उससे भी दूर हो जाएगी। वो खामोश ही रहा कि लेकिन अगले ही पल उसने कुछ सोचकर कहा, तुम्हारी स्टडीज वो कैसी जा रही है जिसके लिए तुम राजस्थान दे यहाँ आई थी इतनी जल्दी में? ये सुनते ही आहिरा कुछ पल रुककर बिना किसी भाव के बोली, हमने पढ़ाई छोड़ दी। आहान का दिल एकदम धक सा रह गया। उसने अगले ही लम्हे उसे बेचैनी से देखा और फिर पूछा, पढ़ाई छोड़ दिया से क्या मतलब तुम्हारा? तुमने ऐसे कैसे पढ़ाई छोड़ दिया? तुम पढ़ाई के लिए ही यहाँ आई थी ना? उसने बेचैनी से कहा, जिस पर आहिरा फिर चुप रही और इस बार आहान के कानों में जो सुना उसके लिए नाकाबिले यकीन था। वो किसी छोटे बच्चों की तरह अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे में छिपाए बिलक बिलक कर रो रही थी।
उसकी रोने की आवाज़ें इतनी तेज थी कि आहान एक पल के अपनी जगह पर बर्फ बना रह गया। उसने अगले ही लम्हे उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और बेचैनी से उसके चेहरे से उसके हाथों को हटाते हुए कहा, क्राई बेबी। माना मैंने तुम्हारा नाम क्राई बेबी रखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सामने इस तरह रोओगी। मैं तो बस तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि आखिर तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी। ये सुन आहिरा एक बार फिर से किसी नन्हे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रोते हुए आहान के हाथों को अपने हाथ में लिया और उसके हाथ को अपने माथे से लगाते हुए टिडोएट हुए कहा, आहान मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैंने आपको कि धोखा नहीं दिया। मेरा किसी लड़के से कोई रिश्ता नहीं था, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती थी, सिर्फ आपसे। मैंने आज तक आपके सिवा किसी को नहीं चाहा। ये सुनते ही आहान का दिल जैसे मानो एकदम से उजड़ कर रह गया। उसने बेसे आहिरा को देखा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो क्राई बेबी। उसने लड़खड़ाते हुए पूछा और एक लम्हे के लिए आहिरा जो किसी बच्चे की तरह फूटकर रो रही थी, उसने रोते हुए कहा, आप एक बार हमें गले लगाओ ना आहान, हमें सुकून चाहिए, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। आहान ने झटके से खींचकर उसे अपनी बाहों ने भर लिया और उसके बालों में अपने हाथों को फेरने लगा, लेकिन उसके सीने से लगते ही एक बार और आहिरा किसी बच्चे की रोने लगी। उसकी आंखों से इस कदर आंसू गिर रहे थे जो आहान की शर्ट को भीगाने का दम रखते थे। आहान उसका रोना समझ नहीं पा रहा था। उसने भारी दिल के साथ कहा, क्राई बेबी तुम क्यों रो रही हो, प्लीज बताओ वरना मैं भी रो दूंगा। जैसे ही आहान ने ये कहा, इस बार आहिरा ने और ज्यादा तेज रोते हुए कहा, आहान मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैं निर्दोष हूँ, प्लीज आप मुझसे नफरत मत कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी, कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया है। एपिसोड 61। आप एक बार हमें गले लगाओ ना आहान, हमें सुकून चाहिए, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। आहान ने झटके से खींचकर उसे अपनी बाहों ने भर लिया और उसके बालों में अपने हाथों को फेरने लगा, लेकिन उसके सीने से लगते ही एक बार और आहिरा किसी बच्चे की रोने लगी। उसकी आंखों से इस कदर आंसू गिर रहे थे जो आहान की शर्ट को भीगाने का दम रखते थे। आहान उसका रोना समझ नहीं पा रहा था। उसने भारी दिल के साथ कहा, क्राई बेबी तुम क्यों रो रही हो, प्लीज बताओ वरना मैं भी रो दूंगा। जैसे ही आहान ने ये कहा, इस बार आहिरा ने और ज्यादा तेज रोते हुए कहा, आहान मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैं निर्दोष हूँ, प्लीज आप मुझसे नफरत मत कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी, कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया है। ये सुनते ही आहान को पता नहीं क्यों अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आंखों के सामने अचानक ही हॉस्पिटल वाली वो लड़की घूमने लगी जिसकी पीठ उसने देखी थी, और ये दिमाग में आते ही दूसरे ही पल उसने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। कहते हुए अचानक ही वो बेचैन हो गया था, लेकिन आहिरा अभी भी उसके सीने में छुपी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपना चेहरा आहान के सीने से हटाया और आहान के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखा। अगले ही लम्हे हीरा को कुछ समझ आया, लेकिन अगले ही लम्हे आहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर अपने हाथ को उस बेडशीट की तरफ बढ़ाने लगा। अगले ही लम्हे आहिरा की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत झुककर आहान के हाथ को पकड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे उसने आहिरा के हाथ को झटका और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए भारी आवाज में कहा, आज नहीं क्राई बेबी, आज नहीं, आज तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती। और ये कहते हुए उसने अपने हाथ को बेडशीट में रखा और उसे झटके से हटा दिया। आहिरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्ला पड़ी, नहीं। आहान की सांस थम गई और उसके कदम जैसे 4 कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी अपनी आंखों के सामने क्या देखा है। वो सच देखा है। आहिरा अभी भी अपनी आंखों किए हुए थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। आहान ने अपने सर पकड़ा और इस पल उसकी पत्थर बनी आंखों से सच में आंसू आ गए। वो सच में इस बार रो पड़ा था, वो भी किसी बच्चे की तरह। वो आखिरी बार तब रोया था जब आहिरा उसे लगा था कि आहिरा किसी और के साथ इन्वॉल्व, और आज वो इसलिए रो रहा था जब उसे मालूम चला था कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है। वो बड़े हुए मुश्किल से 4 कदम फिर से आगे आया और उसने अपने कांपते हाथों को उसके पैरों में रखा। आहिरा को कोई एहसास नहीं था कि कोई उसके पैर को टच भी कर रहा है, क्योंकि वो इस एहसास से महरूम थी। उसका पैर पूरा बेजान था, लेकिन इसे मालूम था कि कोई उसके पैरों को छू रहा है, उसे अपने हाथों से छूकर ये झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ये जो कुछ भी है गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है वो बिल्कुल ठीक है। वही आहान के हाथ जैसे जैसे आहिरा के पैरों को छू रहे थे वो बेहद बुरी तरह कांप रहे थे। जिंदगी में पहली बार उसने खुद की इतना लाचार बेबस महसूस किया था। उसका दिल चाह रहा था कि वो दहाड़े मारकर रोए कि आखिर क्यों।
क्यों उसकी जिंदगी में ही सारी तकलीफें लिखी हुई है। पहले कियारा की तकलीफ कम थी जो अब ये। क्यों ऊपर वाला उसे खुश नहीं रहने दे सकता। क्यों वो पल भर की खुशी मांगता है और ऊपर वाला उसकी सारी खुशियों को छीन लेता है। क्यों उसके पास सवाल हजार थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। वो सामने आया, उसने आहिरा की बंद आंखों वाले चेहरे को देखा जो अभी भी हिचकियों के साथ रो रही थी, और अगले ही लम्हे उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कहा, भीगी आवाज में कहा, कब हुआ ये सब, और हुआ तो तुमसे मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारे नजदीक इतने भी भरोसे के काबिल नहीं था को तुम मुझे ये तक बता सको? उसने तड़पते हुए कहा, जिस पर आहिरा ने छोटे बच्चों की तरह उसके हाथों पर अपने हाथ को रखते हुए कहा, अब आप मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। और ये कहते हुए वो फिर से रो पड़ी। आहान ने उसके हाथों को अपने हाथों में भर उसके माथे से अपने माथे को जोड़ा और कहा, मैं तुमसे न कल नफरत करता था न आगे करूंगा। आहान प्रताप सिंह कभी आहिरा राजपूत से नफरत कर ही नहीं सकता। आहिरा फिर से रो पड़ी। वो नहीं जानती थी इस वक्त उसके सर से उसकी जिंदगी का कितना बजा बोझ हल्का हो गया है। वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी कि फाइनली जिस बोझ में सो इतने महीनों से जी रही है वो हल्का हो गया। वही आहान ने उसके माथे से अपने माथे को जोड़े हुए ही कहा, कब हुआ ये सब और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आहान, मैं नहीं चाहती थी मैं आपकी जिंदगी ने बोझ बनकर रहूं। अभी आपके पास आपकी वाइफ है जो काफ़ी खूबसूरत और आपसे काफ़ी प्यार करती है, लेकिन मैं तो एक पैरालाइज लड़की जो शायद कभी बच्चा तक पैदा नहीं कर पाएगी। अगले ही लम्हे आहान को चीज़ें समझ आने लगी थी कि किस तरह राजस्थान से आने के बाद वो उससे खींची खींची रहती थी। जब भी वो उससे बात करना चाहता किस तरह वो उसे अनजान करार दे देती, किस तरह उसने किसी और से प्यार करने का ढोंग रचा। आहान का दिल कहीं बहुत दूर समुंदर ने डूबकर उभर रहा था। वो जान गया था उसकी क्राई बेबी धोखेबाज नहीं है बल्कि सेंसिटिव है। उसने उसके गालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, लेकिन ये हुआ कब? उसकी आंखों से आंसू आने अभी भी बंद नहीं हुए थे। वहीं इसके जवाब में आहिरा ने हौले से अपनी आंखें खोलकर पलके उठाए और उसे देखते हुए रोकर कहा, जब मैं राजस्थान से गुस्से से वापस आई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैं उस दिन वापस राजस्थान जा रही थी जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था। आहान का दिल फिर डूब गया, मतलब उसकी क्राई भी उसके पास आ रही थी और ये सब हुआ। वो कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन आंसू दोनों की आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आंसू दोनों की आंखों ने लगातार गिरते जा रहे थे, क्योंकि लोग जानते हैं पहली मोहब्बत पहली होती है, और दोनों एक दूसरे की पहली मोहब्बत थे। लेकिन आहान जानता था कि उसे अब किसी और की झोली में दे दिया गया है, किसी ऐसी की झोली में जो खुद चंद दिन की मेहमान है। वो उससे धोखा नहीं कर सकता था, वो खुदगर्ज नहीं था। वो अपनी खुशी के लिए उस दिल को तो नहीं तोड़ सकता था ना, जिस दिल ने सिर्फ उसके साथ कुछ पल बिताने के ख्वाब है। वो जानता था उसका और उसकी क्राई बेबी का सफ़र यही तक है, और कहीं ना कहीं यह हीरा भी जानती थी कि आहान अब उसका नहीं हो सकता था। वो अपनी किस्मत के आगे हार गई है, और उसकी किस्मत जीत गई है जहां आहान का साथ तो हरगिज नहीं लिखा हुआ है। लेकिन कुछ पल, बस कुछ पल तो दोनों सुकून से साथ हो सकते थे ना, और बस दोनों उसी कुछ पल में थे। दोनों के बीच की सारी गलत फहमियां दूर हो गई थी, लेकिन एक दूसरे को पूरी तरह से दूर करने के बाद। वही दूसरी तरफ कृतिका कपड़े बदलकर बेड में लेटी हुई थी। वो डिनर पहले ही कर चुकी थी। उसके हाथ में वही फ़ोन था जिसे आज अखंड ने उसे दिया था। वो लगातार उस फ़ोन को आगे पीछे घुमाकर उसे देखती जा रही थी। यकीनन जिंदगी में पहली बार उसने अपने हाथ में अपना पसंद फ़ोन लिया था। वो फ़ोन काफ़ी महंगा ब्रांड का नजर न रहा था जिसके कवर में रियल डायमंड्स फिट किए हुए थे, लेकिन कृतिका को कहाँ पता था कि वो डायमंड्स रियल है या नकली। वो लगातार फ़ोन को देख ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा जहां पर हस्बैंड नेम शो हो रहा था। उसने कॉल अटेंड कर ली और फ़ोन कान से लगाया। एक अजीब सी बेचैनी थी उसके दिल में। आज पहली बार वो अखंड से इस तरह बात करने वाली थी। कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था और कहीं ना कहीं उसकी धड़कनें भी तेज थी। वो फ़ोन कान से लगाए हुए थी कि तभी अखंड की मध्यम आवाज़ उसके कानों में पड़ी, क्या कर रही हो जान? कृतिका के दिल की बेचैनी एकदम से बढ़ गई। उसने बेचैनी से करवट बदली और धीरे से कहा, सोए हुए है? नींद से? अखंड की प्यार भरी आवाज एक बार फिर से उसके कानों में पड़ी। कृतिका ने कुछ झेपते हुए जवाब दिया, अगर नींद से सोए होते तो आपसे बता कैसे कर पाते? अखंड ने कुछ सोचते वाले अंदाज में अपने बेड में बैठते हुए कहा, यह भी सही है, वैसे ये बताओ खाना खाया तुमने?
कृतिका ने भी इस बार बेड में बैठते हुए कहा, हाँ हम अभी अभी खाना खा कर आए हैं। लेकिन मैंने तो अभी तक खाया जान, पर मुझे भूख लग रही है, उसने मासूमियत से कहा, जिस पर कृतिका ने तुरंत घबराते हुए कहा, क्यों हुकुम सा आपने खाना क्यों नहीं खाया, आप अभी खाना खाए वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे, कृतिका ने कहा, जिस पर अखंड ने मासूमियत से बेड में आलती पालती मारकर बेड में बैठते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे खाऊं, मुझे तो तुम्हारे बिना खाने को भी दिल नहीं कर रहा है। अखंड ने जैसे ही ये कहा, कृतिका का चेहरा अपने आप शर्म से लाल हो गया। उसने शर्म से कहा, हुकुम सा आप पागल हो गए हैं, आप अभी जाए और खाना खाए, आपको हमारी कसम है, उसने कहा, जिस पर अखंड ने अगले ही लम्हे हंसते हुए कहा, जान मैंने खाना खा लिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था, बस वैसे तुम बताओ मेरी याद आ रही है तुम्हें, क्योंकि मुझे तो बहुत आ रही है, तुम्हें मालूम है मुझे नींद भी नहीं आ रही है। उस पर कृतिका ने बेड में लेटते हुए मुस्कुरा कर कहा, हुकुम सा लेकिन हमें नींद आ रही है इसलिए सो जाए। कहते हुए वो फोन काटने लगी थी, तभी अखंड ने फिर से कहा, अच्छा सुनो ना जान। कृतिका रुक गई, उसने कहा, क्या हुआ, आई लव यू, अखंड ने प्यार से कहा और कृतिका के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया, और कॉल काट दिया। अगली सुबह अहान होटल में था और उसकी नींद एक बार फिर से उसकी नींद खुली फोन कॉल की आवाज से। उसने अपने हाथ को इधर उधर करके कॉल अटेंड की और अगले ही लम्हे कियारा की आवाज उसके कानों में पड़ी, गुड मॉर्निंग माई डियर हस्बैंड एंड आई लव यू। अहान की नींद एकदम से खुल गई। उनसे एकदम से बेड में बैठते हुए कहा, आई लव यू टू बीवी, अच्छा बताओ तबीयत कैसी है तुम्हारी। ये सुन कियारा जो मिरर के सामने खड़ी रेडी हो रही थी, उसने अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए कहा, बस अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हूँ और आपकी याद आ गई तो कॉल कर लिया, उसने कहा, जिस पर अहान बेड से खड़े होते हुए बोला, अच्छा सुनो मैं कल वापस आ जाऊंगा। इस पर कियारा ने कहा, अच्छा सुनिए ना, मैं घर आई हुई हूँ कृति के साथ और आपको बताना मैं भूल गई। ये सुनते ही अहान हैरान रह गया। उसने हैरानी से कहा, क्या लेकिन क्यों। ये सुनते ही कियारा ने अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए कहा, वो पग फेरे की रस्म के लिए। अहान ने गहरी सांस ली और कहा, अपना ख्याल रखना प्लीज और मेडिसिन वक्त में लेना, ओके भी बीवी, लव यू, उसने कहा। कियारा ने भी मुस्कुरा कर लव यू टू कहा और कॉल कट गया। कॉल काटने के साथ ही अहान की आंखों के सामने कुछ नज़ारे घूम गई और उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गई। एपिसोड 62। कियारा ने कहा, अच्छा सुनिए ना, मैं घर आई हुई हूँ कृति के साथ और आपको बताना मैं भूल गई। ये सुनते ही अहान हैरान रह गया। उसने हैरानी से कहा, क्या लेकिन क्यों। ये सुनते ही कियारा ने अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए कहा, वो पग फेरे की रस्म के लिए। अहान ने गहरी सांस ली और कहा, अपना ख्याल रखना प्लीज और मेडिसिन वक्त में लेना, ओके भी बीवी, लव यू, उसने कहा। कियारा ने भी मुस्कुरा कर लव यू टू कहा और कॉल कट गया। कॉल काटने के साथ ही अहान की आंखों के सामने कुछ नज़ारे घूम गई और उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गई। उसने खुद से कहा, डोंट वरी क्राई बेबी, मैं तुम्हारा मान कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारा मान हमेशा रखूंगा। मैंने कियारा से शादी की है और उसे बेहद प्यार दूंगा, उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार दूंगा, अब वही मेरा सब कुछ है। कहते हुए वो सीधा वॉशरूम में चला गया। शाम के वक्त अग्रवाल हाउस के पार्किंग में अखंड की गाड़ी रुकी और जिसके साथ ही साथ अखंड गाड़ी से बाहर निकला और सीधा अग्रवाल हाउस के अंदर चला गया। कुछ देर के बाद ही उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आ रहे अमिताभ जी पर पड़ी, जिसे देखते ही उसने आगे बढ़कर तुरंत उनके पैरों को छू लिया। पीर सीधा खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहा, 1/2 ससुर जी, आपके आशीर्वाद से मुझे छोटी गिलहरी मिल गई, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बच्चा इस दुनिया में सही सलामत अपने कदम रख दे, उसने कहा। और अगले ही लम्हे उसने मुस्कुराते हुए अमिताभ जी के गले लगना चाहा, लेकिन अगले ही पल अमिताभ जी ने उसे रोकते हुए घूर कर कहा, आप कुछ ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो रहे हैं। ये सुन अखंड ने जबरदस्ती उन्हें गले लगाते हुए कहा, ना बिल्कुल नहीं, मैं ड्रामेटिक नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो बस आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। कहते हुए वो उनके गले लग गया। वही अमिताभ जी एक पल के लिए खुन्नस से उसे देखते रहे और अगले ही पल उन्होंने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, हुकुम सा, कुछ कर्म अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, आपके कुछ कर्म अच्छे हैं और कुछ बुरे, इसलिए पहले अपने सारे कर्मों को अच्छा कीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी तरह से माफ कर दूंगा। इस पर अखंड मुस्कुराता हुआ उनसे दूर हुआ और कहा, आपको मालूम है मैंने आज तक अपने नाना जी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन आप मेरी छोटी गिलहरी के नाना है, इसलिए आप मेरे भी नाना हुए, इसलिए मैं आपकी नज़रों में भी अपनी वो इज्जत पा कर रहूंगा जो सबकी नज़रों में है। कहते हुए वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा और एक लम्हे के लिए अमिताभ जी बस उसे मुस्कुराते हुए जाता देखते रहे। कहीं ना कहीं अखंड से वो भी अपना सरा गिला धो बैठे थे।
क्योंकि वो जानते थे वो बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ कृतिका मिरर के खड़ी अपनी साड़ी की फॉल सही कर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराहट के साथ अपनी साड़ी की फॉल में पिन लगाया और फिर ड्रेसिंग से सिंदूर की डिब्बी उठाकर सिंदूर लगाने के लिए सिंदूर निकालने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों ने भर लिया और उस एहसास के साथ ही साथ कृतिका की सांसें तेज हो गई। उसे अंदाजा हो गया था कि किसने उसे अपनी बाहों ने भरा है। तभी अखन ने अपनी उंगलियां उसकी साड़ी से झांकती खुली पीठ में चलाते हुए धीरे से कहा, जान मैंने तुम्हें इन 24 घंटों में बहुत मिस किया। ये सुनते ही कृतिका ने कहा, हुकुम सा हटिए, हमें सिंदूर लगाने दीजिए। लेकिन अखन ने उसके पेट को सहलाते हुए कहा, जान मैं किस लिए हूँ, मैं लगा देता हूँ ना तुम्हें सिंदूर। कहते हुए उसने कृतिका के हाथ से सिंदूर का डब्बा अपने हाथ में लिया और एक चुटकी सिंदूर अपनी उंगलियों में ले उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। कृतिका का चेहरा अचानक ही खुशी से खिल गया। वही अखन ने सिंदूर लगाने के बाद उसे मिरर के थरू देखा, फिर उसके कंधे को पकड़ उसके पीछे अपने अक्ष को देख मुस्कुराता हुआ बोला, देखो हम साथ में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कृतिका ने अचानक ही अपनी गर्दन उठाए और उसकी नजरें सीधा मिरर से ही अखन की नजरें से टकरा गई। अखन ने उसे देख अपनी आई विंक कर दी और कृतिका का चेहरा एक बार फिर शर्म से भर गया। पता नहीं क्यों उसे इन दिनों जितना शर्म आ रहा था सिर्फ वही जानती थी। और एक तो उसकी प्रेगनेंसी की वजह से उसका चेहरा भी काफी हद तक ग्लोइंग हो गया था। वो बहुत ग्लो कर रही थी जो अखन की जान पर बनाया था। वो दोनों इसी तरह खड़े थे कि दरवाजे के पास से किसी के खांसने की आवाज दोनों के कानों में पड़ी। जैसे ही दोनों ने इस आवाज को सुना, एक पल के लिए वो बिल्कुल दंग रह गए और अगले ही लम्हे कृतिका एकदम से अखन से दूर हो गई और उसने अपनी नजरें घुमाई तो दूसरे ही पल उनकी नजरें दरवाजे के पास खड़े रुद्राक्ष पर पड़ी। अखन के चेहरे में रुद्राक्ष को देखते ही एक स्माइल आ गई। उसने जानबूझकर कृतिका को एक बार फिर से अपनी बाहों में भरा और झुककर उसकी गर्दन में होंठ चलाते हुए बोला, रुद्राक्ष अग्रवाल, तुम्हें मालूम नहीं किसी के कमरे में दरवाजा नॉक करके आते, और खास करके तब जब कमरा। रुद्राक्ष ने बड़े ही आराम से उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मियां बीवी का हो। अखन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसका इस पल कृतिका को छोड़ने का तो बिल्कुल इरादा नहीं था। वो उसकी गर्दन को लगातार किस किए जा रहा था, जिससे कृतिका का चेहरा शर्म और एम्बारासमेंट के मारे एकदम किसी आग की भट्टी में डूबकर निकला हुआ दिखाई दे रहा था। रुद्राक्ष ने उन्हें देख एक गहरी सांस भरी और फिर कहा, कृति तुमसे मिलने कोई आया है। ये सुनते ही कृतिका हैरान रह गई। क्या हमसे कोई मिलने आया है? लेकिन कौन और क्यों? अगले ही लम्हे उसने अखन से दूर होते हुए कहा। रुद्राक्ष ने उसे देख अपने कंधे उछाले और कहा, अब ये तो नीचे आकर ही पता चलेगा ना, इसलिए तुम दोनों नीचे आओ। कहते हुए वो पलटकर चला गया। कृतिका भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन तभी अखन ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? कृतिका के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने अखन को देखा, फिर तुरंत कहा, रुद्राक्ष भैया ने कहा ना कि कोई आया है तो बस। इस पर अखन ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, उसने झूठ कहा, वो जो बोल रहा था वो झूठा है, वो तुम्हें मेरे करीब देखकर जलता है। कृतिका ने हैरानी से अखन को देखा, फिर कहा, क्या लेकिन क्यों? वो आपसे और हमसे क्यों जलेंगे? इसके जवाब में अखन ने उसके कंधे में अपनी चीन को रखते हुए कहा, छोटी गिलहरी, तुम्हें मुझे और भरोसा नहीं है? उसने कुछ मासूमियत से पूछा और कृतिका चाह कर भी ये नहीं कह पाई कि नहीं, हमें आप पर भरोसा नहीं है। वो चुपचाप खड़ी हो गई थी, लेकिन अक्षन की हरकतें बढ़ चुकी थी। उसने उसकी पेट को सहलाते हुए कहा, बेबी आप जल्दी से मम्मा की टमी से बाहर आओ, उसके बाद मम्मा और डैडी मिलकर आपके लिए आपकी एक और छोटा भाई ये बहन प्लान करेंगे, जिसके साथ आप ढेर सारी मस्ती करना। अखन की बात सुनकर अचानक ही कृतिका का मुंह खुल गया। उसने अपने कंधे उछालकर अखन को देखा और कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? इतनी जल्दी दूसरा बच्चा? उसके मुंह से एकदम से निकला। अखन ने उसे बिल्कुल हैरत भरी नजरों से देखा और फिर उससे दूर होकर अपने दोनों हाथों से अपने कानों को छूते हुए बोला, हे तौबा, ये कैसे कसे शब्दों का प्रयोग कर रही है आप नारी? कृतिका ने और ज्यादा हैरानी से अखन की देखा। वो ऐसी बातें कभी नहीं करता था जिस तरह से अभी कर रहा था। वही उसकी हैरानी को अखन ने भांप लिया था। उसने उसे चिल नजरों से देखा, फिर कहा, ओ कम ऑन बेबी, अब अखन प्रताप सिंह अपनी पत्नी के सामने तो खुल ही सकता है, जस्ट लाइक एक चादर की तरह। कहते हुए उसने आगे बढ़कर उसकी कमर से उसे थाम लिया और उसकी होठों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वो पूरा उसके होठों तक बढ़ पाता कि उससे पहले ही किसी की आवाज एकदम से दोनों के कानों में पड़ी, कृति बाहर तुमसे कुछ लोग मिलने आए हैं, प्लीज जल्दी नीचे आओ। इस बार कियारा थी।
अपनी बात कहते कहते जैसे ही उसने अखंड को कृतिका को इस कंडीशन में देखा, उसने तुरंत ही अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लिया और अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, पक्का कुछ नहीं देखा। इस बार जब कियारा कृतिका को बुलाने आई तो अखंड सच में उससे दूर हो गया। वो कमरे की दरवाजे के पास पहुंच कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी आंखें बंद किए हुई कियारा को घूरते हुए कहा, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कटे। कहते हुए वो निकल गया और कियारा बस एक पल के लिए अपने बाल खुजाते हुए ओवर एक्टिंग से उसके 50 रुपये कैसे कटे ये सोचती रह गई। तभी कृतिका ने आगे बढ़कर उससे पूछा, कियारा हमसे मिलने कौन आया है? उसकी आवाज में हैरानी थी, उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे मिलने कौन आ सकता है। वहीं इसके जवाब में कियारा ने कुछ पल तक सोचकर कहा, शायद किसी मूवी कम्युनिटी से है, कह रहे थे कि उन्हें तुम्हारा डांस बहुत पसंद आया है। आई एम नॉट नो कि उन्होंने तुम्हारा डांस कहाँ देखा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, कियारा ने कहा, जिस पर कृतिका ने अपनी गर्दन हिलाई। उसे अब तक तो इतना समझ आ चुका था कि उसे जो भी लोग मिलने आए हैं उसके डांस के ही बारे में उससे बातें करने आए हैं, और यह सोचकर पता नहीं क्यों कृतिका को बहुत खुशी हो रही थी। उसके लिए यह पहला मौका था जब कोई उसका टैलेंट के बारे में उससे मिलने आया था। कृतिका को याद था कि कुछ महीने पहले उसने एक मूवी में काम की थी एज ए डांसर, वह उस वक्त जब वह रुद्राक्ष अग्रवाल के साथ मुंबई गई थी और जब उसने अपना नया चेहरा पाया था। उस वक्त जब उसकी डांसिंग वीडियो एज ए मूवी एल्बम लॉन्च हुई थी, तब उसने उसे एक डांस से बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया था और साथ ही साथ उसे काफ़ी ज़्यादा नाम भी मिला था। उसे वक्त में वह वीडियो सबसे पॉपुलर वीडियो में से एक थी, लेकिन उसे एक डांसिंग वीडियो के बाद कृतिका ने जैसे अपना करियर वहीं पर रोक दिया था। उसके आगे उसने किसी भी मूवी, फिल्म, शॉर्ट फिल्म या सीरियल में काम नहीं किया था और ना ही किसी एल्बम में। वह उसकी ज़िंदगी की शायद पहली और आखिरी वह चीज़ थी जो वह चाहती थी। उसे उस वक्त जितनी खुशी महसूस हुई थी सिर्फ वह जानती थी जब वह सिल्वर स्क्रीन पर सबके सामने आई थी। ये सब सुनकर वह खुश होते हुए सीधा कियारा के साथ लिव इन के लिए निकल गई। इधर अखंड बिना किसी भाव के अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए जैसे ही लिव इन में पहुंचा, उसकी आंखें एकदम से सर्द हो गई। वहीं सोफे पर बैठे हुए उन दो लोगों ने जैसे ही अखंड देखा, एक पल के लिए वह बिल्कुल दंग रह गए। वह तुरंत अपनी जगह से खड़े हुए और हैरानी से अखंड को देखने लगे। वहीं अखंड के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वह इसी तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गया। इसके साथ ही साथ उन दोनों आदमियों ने उसे देखा, वही अमिताभ की जो ये सारा नज़ारा देख रहे थे। दूसरी ही लम्हे उन्होंने कहा, हुकुम सा हम जानते हैं इन लोगों को। अखंड कुछ पल के लिए मुस्कुराते हुए उन्हें देखता रहा और दूसरे ही पहले उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी तरीके से आधा ससुर जी। अमिताभ जी ने नासमझी से उन्हें देखा। तभी उन दोनों आदमियों ने अखंड को देखकर कहा, वह एक्चुअली बॉस हमारे राइम प्रोडक्शन हाउस की तरफ से हमने जिस न्यू मूवी फुल लॉन्च करने के बारे में सोचा है उसके लिए एज अ डांसर हमने मिस कृतिका वाधवा को सेलेक्ट किया है, क्योंकि पिछली स्क्रीन में वह डांसिंग करती हुई बेहद पॉपुलर हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया में हमें उनकी कोई प्रोफाइल नहीं मिली तो हमने सीधा यहाँ आना ज़्यादा सही समझा। अखंड ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वह मुस्कुराता रहा। वह दोनों आदमी नहीं जानते थे कि कृतिका अखंड की वाइफ है, बल्कि वो तो ये देखकर हैरान थे कि उनका प्रेसिडेंट यहाँ अग्रवाल हाउस के क्या कर रहा है और उसने अमिताभ जी को आधा ससुर जी क्यों बुलाया है। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।